नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर। विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिवंगत विधायकों को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। 5 दिवसीय सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड विधानसभा सत्र से जुड़ी। 5 दिवसीय होगा विधानसभा का मानसून सत्र। आज 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही और पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। बड़ी खबर इस वक्त की विधानसभा सत्र से जुड़ी। आज से शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 5 दिवसीय होगा ये सत्र और आज दी जाएगी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, जरा बताएं, आज जो सत्र शुरू होने वाला है, कार्यवाही किस तरह से चलेगी? दिवंगत विधायकों को तो श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद जो है क्या आगे कार्यवाही बढ़ेगी? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू होने वाला है। 11 बजे विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी और विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही जो है जो उत्तराखंड के दिवंगत विधायक हैं, चाहे उनमें इंदिरा हृदय हों, चाहे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना हों, चाहे गोपाल रावत हों, चाहे अम्बरीश हों, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ ही जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री वो राज्यपाल रहे हैं कल्याण सिंह, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद हैं, जो चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनकी जो है उनके चित्र पर जो है पुष्प अर्पित कर जो है उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। कायनात जी, तो आज जो है सदन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है आज सदन की कार्यवाही संपन्न हो जाएगी, यानी कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज पहला दिन है और यहाँ का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग जो है आज विधानसभा सत्र में पहले दिन जो है कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जो है जो सदन है वो स्थगित किया जाता है। सदन जो है स्थगित हो जाएगा। उसके बाद जो है विधानमंडल दल की बैठक की होने के आसार सदन की कार्यवाही के हंगामेदार रहने के भी आसार जो है वो बताए जा रहे हैं कि पूरे बने हुए हैं। तो इस बार विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के कोशिश में है? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने रणनीति तय की है और विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। जिनमें जो है कुंभ के दौरान जो कोविड घोटाला है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, इन देवस्थानम बोर्ड है, भूमि अधिनियम, जो भू कानून है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष की तैयारी है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो है बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि सदन की गरिमा है। आज जो सदन है वो शुरुआती दौर में जैसे ही 11 बजे सदन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रोटोकॉल यही है कि पहले सदन चलता है, पहले दिन जो भी दिवंगत विधायक या जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु के बाद पहले दिन उनको श्रद्धांजलि सभा की जाती है और श्रद्धांजलि सभा करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाता है। कैलाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि विपक्ष तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा, लेकिन सरकार जो है वो कौन कौन से प्रस्ताव इस बार सदन के अंदर लाने वाली है? कौन कौन से प्रस्ताव पारित कराने की सरकार की जो है कोशिश रहने वाली है? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के आधार पर अगर हम बात करें तो जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष देवस्थानम बोर्ड पर भी कुछ फैसला ला सकता है और जो भू कानून है इस पर भी जो है सरकार की ओर से कुछ सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। कायनात, और कोई नई सौगात भी क्या प्रदेश को मिल सकती है? सरकार की योजनाओं में क्या और आगे की परियोजनाएं भी शामिल होंगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, विधानसभा सत्र चल रहा है और 2022 में चुनाव है। कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो सरकार के की रणनीति के हिस्सा होंगे। हो सकता है उनके विधेयक भी जो है विधानसभा के पटल पर रखे जाएं, उनको पारित कराने का प्रयास किया जाए। कायनात, क्या लगता है आपको कैलाश जोशी जी के सरकार जो है किन सबसे ज्यादा क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लेगी, जहां से उसे लगेगा कि चुनावी फायदा भी हो और विकास की गति को भी तेज किया जा सके? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर सारे ऐसे पहाड़ी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं
क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में विकास की मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं है। लगातार जो विकास हो रहा है और उन पर जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक अगर हम बात करते हैं पर्वतीय मूल के जिलों की, तो पर्वतीय मूल में चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे कुमाऊं मंडल हो, इन सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ के दुरुस्त जो क्षेत्र हैं, उनमें किस तरीके से विकास किया जाए, ग्रामीण अंचलों के जो वोटर्स हैं उनको कैसे लुभाया जाए, इस पर जी कार्य की रणनीति तय की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिवसीय ये सत्र होगा और पहले दिन जो है वो दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। चलिए, उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज पंचतत्व में होंगे विलीन। पैतृक गांव से निकलेगी अंतिम यात्रा। अलीगढ़ स्टेडियम में रखा गया है उनके पार्थिव शरीर को। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज। बड़ी खबर इस वक्त की, अलीगढ़ स्टेडियम से निकली यात्रा। 10:30 बजे अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेगी उनकी ये अंतिम यात्रा। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज है और अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। नरोरा राजघाट पर होगा उनका अंतिम संस्कार। बुलंदशहर के नरोरा राजघाट पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा बताएं कि अंतिम यात्रा जो है शुरू हो चुकी है, अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है और अभी किन किन आप गणमान्य चेहरों को देख रहे हैं? कानन मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की शव यात्रा यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। वह जो स्टेडियम में इनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, यहाँ से स्टेडियम से पार्थिव शरीर को अब उनके पैतृक मड़ौली अतरौली के पास ले जाया जा रहा है। और यदि हम बात करें कि कौन लोग हैं, तो मैं स्वयं योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ मौजूद हैं और काफी लोग जनसंख्या में काफी एकत्रित होकर उनके साथ लोग मौजूद हैं। पैदल लोग मौजूद हैं, अपनी गाड़ियों से लोग मौजूद हैं और हर तरीके से कल्याण सिंह जी की जो शव यात्रा है उसमें हिस्सा बनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ मौजूद हैं। जी कायनात। बिल्कुल, जैसे आकाश आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देखे जा सकते हैं वहां पर अंतिम यात्रा में, वो लगातार जो हैं बने हुए हैं। इसके अलावा उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, उनके परिवार के कौन कौन सदस्य जो हैं वहां पर आप देख पा रहे हैं? और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, तो क्या पहुंच चुके हैं या अभी पहुंचने वाले हैं? कारण मैं बताना चाहूंगा, अभी तक अलीगढ़ में राजनाथ सिंह जी और अभी कोई यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। यदि उनके आने की बात कही जा रही है तो उनको डायरेक्ट नरोरा, जहां उनका पंचतत्व में विलीन होंगे, वहीं पर आने की संभावना देखी जा रही है। जी कायनात। और इंतजाम जो है किस तरह के किए गए हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं अंतिम यात्रा में और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो की गई हैं? कानून में बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद है, क्योंकि जब से कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ आना था उससे पहले से ही आसपास के जिलों से फोर्स मंगा ली गई थी, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जा सके। इसी के तहत यहाँ जैसे कि अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से उनकी शव यात्रा निकाली गई है, उसको लेकर काफी प्रशासन संख्या में मौजूद है और जो पैदल पद यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनको नियंत्रित करने के लिए भी यह प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। और यदि यातायात की व्यवस्था की जाए तो सिटी को सेक्टर जोन में बांट दिया गया है, जिससे कि वाहनों को आवाजाही में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जी कायनात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए और आगे भी हम आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो आज पंचतत्व में विलीन होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की शव यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर नरोरा के राजघाट तक
3 बजे तक पहुंचेगी। कल्याण सिंह साल 2004 में बुलंदशहर सीट से सांसद रहे थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बने हुए हैं। 1996 में जनपद की डिबाई सीट से विधायक भी वो चुने गए थे। नरोरा जहां अंतिम संस्कार होना है वो डिबाई विधानसभा क्षेत्र में आता है। 1996 में कल्याण सिंह यहां से विधानसभा चुनाव जीते थे। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। और उत्तराखंड की खबरों में बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधान भवन के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। सत्र के दौरान भारी पुलिस बल रहेगा तैनात। बड़ी खबर इस वक्त की, विधान भवन के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। सत्र के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रहने वाली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। सत्र के दौरान भारी पुलिस बल रहेगा तैनात। विधान भवन के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक। देहरादून से यह बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। सदन में सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस की ओर से बैठक की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड समेत कई मुद्दों को सदन में उठाएगी कांग्रेस। सदन में सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, इस पर बैठक में चर्चा की गई। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार जो है विपक्ष कितने जोरदार तरीके से जन मुद्दों को उठाने वाला है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार उठाए जाएंगे? सिर्फ हंगामा होगा या फिर काम होगा? नहीं, देखिए, विपक्ष का उद्देश्य कभी हंगामा करना नहीं होता है। हम केवल काम पर विश्वास करते हैं और काम करते हैं। और लोकतंत्र में विपक्ष आवाज उठाना विपक्ष का काम है। अगर जनता के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको, उन मुद्दों को उठाना विपक्ष का धर्म होता है, उसका काम भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है और अब की बार भी सदन चल रहा है, हम उसमें जन मुद्दों को उठाएंगे। चाहे बेरोजगारी का मामला है, पलायन का मामला है, महंगाई का मामला है, किसानों का मामला है, नौजवानों का मामला है, रोजगार से लोग महरूम रह रहे हैं, उपनल कर्मचारियों का मामला है, राज्य कर्मचारियों का मामला है। तो कई मुद्दे हैं, जो मुद्दों को कांग्रेस पार्टी सदन में उठाएगी और सड़क में भी उठाएगी। दोनों जगह हम इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, इस सरकार का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड की जनता को छलने और ठगने का काम किया है, जनता को बरगलाकर जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता हासिल की और सत्ता हासिल करने के बाद ये सरकार न नौजवानों को रोजगार दे पाई। ये पहली सरकार होगी, आप सबको मालूम है कि इनके कार्यकाल में एक मासूम बालिका मौत की भूख से मौत हो जाती है और किसान, एक व्यापारी इनके कार्यालय में आत्महत्या करता है। ये तो सरकार है, इसमें क्या कहा जाए सरकार को? तो क्योंकि ये तो ढोल पीटने वाले लोग हैं सब, इनको बढ़िया ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। 15-13 किसानों ने आत्महत्या की है। तो पहली बार इतिहास में जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आई है, उत्तराखंड देवभूमि अस्तित्व में आई होगी, कहीं कभी किसानों ने आत्महत्या नहीं किया, पहली बार आत्महत्या। तो किसानों का मुद्दा भी आप उठाने वाले हैं? कांग्रेस उठाएगी सदन में? किसानों का मुद्दा भी उठाएंगे? निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा भी उठेगा, गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठेगा, क्योंकि मैदानी में किसानों को गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो कई मुद्दों पर हम बिल्कुल तरीके से जोरदार तरीके से सदन में
लेकिन हर बार देखा गया है जब भी विपक्ष के नेता सदन में किसी मुद्दे को उठाते हैं तो हो हल्ला शुरू हो जाता है, शोर शराबा शुरू हो जाता है, वॉकआउट कर देता है विपक्ष जो है। क्या इस बार भी वही स्थिति देखने को मिलेगी, वही तस्वीर दिखाई देगी या फिर इस बार ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने वॉकआउट नहीं किया हमारे विपक्ष के किसी सदस्य ने, कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, और अगर कांग्रेस पार्टी का जो भी सदस्य सदन में कोई सवाल खड़ा करता है तो सारे सदस्य उनके साथ खड़े रहते हैं। सम्मानित नेता प्रतिपक्ष अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस उठाएगी। हमारे उपनेता हैं करण महाराज जी, पुराने आदमी हैं, और गोविंद सिंह पुंजवाल जी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे पास अनुभवी विधायक की कमी नहीं है। केदार सिंह हमारे यहाँ दावत जैसे विद्वान विधायक हैं जो आप ही की लाइन से निकले हुए लोग हैं, पत्रकारिता से निकले हुए लोग हैं, हर विषय की जानकारी रखते हैं, तो सारे लोग। ठीक है, आपने कहा कि अनुभवी नेता आपके पास हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ जो बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में, उसमें मुद्दों को लेकर ही बातचीत हुई या फिर सदन में किस तरह का आचार व्यवहार रखना है, किस तरह से खुद को संयमित रखना है विधायकों को, इस बारे में भी बातचीत हुई? निश्चित रूप से संयमित रह के सदन में मुद्दे उठेंगे और सरकार को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार को घेरा जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो सवालों का जवाब सदन में दे। चलिए, यानी कि मुद्दों पर बात होगी, सिर्फ शोर शराबा ही नहीं होगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं। बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे, सेक्टर 14। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मीडिया से होंगे रूबरू। बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस के नेता बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज से सदन की कार्यवाही भी शुरू हो रही है। मानसून सत्र शुरू होने वाला है उत्तराखंड का आज से, और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, और इसको लेकर के
लगातार अटैकिंग मोड में कांग्रेस। 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां होंगे मीडिया से रूबरू और कई दूसरे मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को करेंगे घेरने का प्रयास। और देहरादून से आ रही है एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अभियान की शुरुआत। बड़ी खबर इस वक्त की, टीकाकरण का महाअभियान आज फिर से शुरू। राजीव नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से शुरू होगा अभियान। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अभियान की शुरुआत और राजीव नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से अभियान की होगी शुरुआत। 1 लाख लोगों का टीकाकरण करने का रखा गया लक्ष्य। बड़ी खबर इस वक्त की, आज से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश जी, जरा बताएं कि आज से महाअभियान की जो शुरुआत होने वाली है, मुख्यमंत्री जिसका शुभारंभ आज करने वाले हैं, तो कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा? 1 लाख लोगों का लक्ष्य तो रखा गया है, कितने दिन में ये लक्ष्य प्राप्ति की जो है वो समय सीमा रखी गई है? देखिए गायनाथ, आपको बता दूं कि कोविड को देखते हुए जो है उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो बचे हुए हमारे क्षेत्र हैं उनको जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीनेशन किया जाए। और इसी कड़ी में कल जो है देहरादून शहर के जो 4-5 विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने मलिन बस्तियों को जो है हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया था। तो उन विधायकों में जो है इस तरफ मलिन बस्तियों को नहीं हटाने को लेकर जो है खुशी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। उसी क्रम में जो है आज जो मलिन बस्तियां देहरादून के अंदर हैं, उन मलिन बस्तियों में लगातार जो है टीकाकरण कैंप लगाकर जो है सबसे पहले उन मलिन बस्तियों को जो है टीकाकरण जो है टीका लगाकर जो है उनको कोविड मुक्त करने का प्रयास जारी है, जिसका लक्ष्य जो है 1 लाख रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 लाख के लक्ष्य को जो है सरकार कितने दिन में पूरा करती है। व्यवस्था किस तरह की रहने वाली है? जैसे आपने बताया कि जो मलिन बस्तियां, जो लोग छूट गए थे, उन्हें अब सरकार जो है कवर करने वाली है इस अभियान के तहत। तो किस तरह से व्यवस्था की गई है? रजिस्ट्रेशन क्या करवाया गया है या फिर ये लोग जाएंगे और ऑन द स्पॉट जो है वो टीका उनको लगेगा? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, तो इनको क्या है कि मलिन बस्तियों के आसपास जो विद्यालय हैं, विद्यालयों में कैंप लगाया गया है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था वहां पर है, वहां पर सिस्टम लगाया गया है। वहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं, उनको रखा गया है। और वहीं पर जो लोग ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, उन लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ किया जा रहा है। उनके आधार कार्ड को लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कर उनको जो है आधार कार्ड देखकर ही उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है या कोई दूसरा पहचान पत्र भी मान्य होगा? देखिए, अभी मैं समझता हूं कि आधार कार्ड सभी लोगों के बन चुके हैं और आधार कार्ड ही उसमें मान्य कर रहे हैं। आधार कार्ड में सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आधार कार्ड को आदमी लेके जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन वो ऑन द स्पॉट करके। तो कब ये शुभारंभ होने वाला है और ये जो अभियान है ये कितने दिन तक चलने वाला है? कितने दिन तक टीकाकरण होगा यहाँ पर? देखिए, सरकार की अगर बात करते हैं तो सरकार ने लगातार ये प्रयास किए हैं कि जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड को कोविड वैक्सीनेशन मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि आपको बता दूं कि खबरपात से पहले भी एक खबर दिखाई थी जिसमें बागेश्वर जिला पहले स्थान पर जो है कोविड वैक्सीनेशन के उसमें आया था और पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक को पहले स्थान पर पाया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जी। हमारा संपर्क आपसे टूट गया है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार इस महाअभियान के तहत उन लोगों को कवर करने जा रही है जो अभी तक इस अभियान से जुड़े नहीं थे या इसका हिस्सा नहीं बन पाए थे। मलिन बस्तियों में सरकार इस अभियान की शुरुआत आज से करने जा रही है। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा 2022 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं जागेश्वर से कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं और विधायक ने अल्मोड़ा में एक एटीएम का भी उद्घाटन किया और मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर सवाल भी खड़े किए। विधायक ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं और राज्य के लिए कोई भी बड़ा काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के खोखले दावों से परेशान हो चुकी है। जो जनता ने मूड बनाया है उसको
कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए, अब उस मूड को बदलने वाली जनता नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी है इनके कामों को। और भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, ये साफ लोग समझ गए हैं। न कहीं विकास का काम करते हैं और न कहीं रोजगार देने की बात करते हैं, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। केवल लोगों को बरगला करके, आपस में वैमनस्यता फैला करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके ये वोट लेने की कोशिश करते हैं। उसको बहुत अच्छी तरह से जनता समझ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसका कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।